चलो भाई, सो हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर नोन एज वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले जस्ट सुन लो, बिकॉज बेसिक्स ओवरव्यू दूंगा तो स्टार्टिंग के 10 मिनट तो थोड़ा बोर लगेगा तुम लोग को, है ना। तो जस्ट सुनते रहना। सो जैसा तुमने अब तक पढ़ा था लास्ट क्लास में, तुमको ओवरव्यू मिला होगा कि इन केस ऑफ स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट, जहां पे हम बात करेंगे लाइट की, है ना। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट ओनली, स्टडी ऑफ लाइट। सो इन दिस चैप्टर ऑफ स्टडी ऑफ लाइट, हम लोग लाइट की स्टडी एक्चुअली 3 फेजेस से करते हैं। मतलब जो इसकी पूरी इवोल्यूशन था या रिवोल्यूशन हुआ लाइट को समझने का, दैट इज इन द 3 फेजेस। 3 फेजेस में है एक्चुअली। बच्चे कई बार मिसकंसेप्ट करते हैं कि 2 है, तो 2 नहीं है, 3 है। कौन कौन से 3 है? पहला जो कॉर्पसल थ्योरी आई, दूसरी जो वेव थ्योरी आई, और तीसरी जो इसकी पार्टिकल थ्योरी आई। पहली थ्योरी जो आई उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कुलर थ्योरी, है ना, कॉर्पसल थ्योरी। अच्छा, ये दिस वर्ड इज वेरी कॉमन टू नीट स्टूडेंट्स। तुम लोग इस वर्ड को सुने होगे अगर मैंने जी स्पेलिंग सर। सही लिखी है तो, है ना। यस सर। क्या होता है इस वर्ड का मीनिंग, कोई बताओ? सर जो लाइट होती है वो छोटे छोटे कॉर्पस्कल्स के फॉर्म में एमिट होती है। हाँ, तुम लोग ने कॉर्पसल्स कहाँ पे सुने, देखे हैं? सर किसी चैप्टर में पढ़े थे, न्यूटन ने मतलब डिस्कवर किया था। न्यूटन छोड़ो, मैं नीट वालों से स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ। तुम लोग ने कहाँ देखे हैं बायो में? हाँ हाँ, ब्लड सेल्स। ठीक है, फिर लास्ट में आता है सर वहाँ सेल की जगह कॉर्पस्क्यूल्स होता है कई बार। हाँ। सो जैसे ब्लड सेल्स होते हैं ना, फ्लो इन अ वेरी सिमिलर वे what Newton has proposed at that time, like we are talking about the period when it's almost around 15th-16th century। अभी तुम 21वीं सदी में हो, तो 300 साल पहले, 400 साल पहले की बात है ये। तब जब न्यूटन का हाइपोथेसिस आया, देन ही प्रपोज्ड दैट लाइट फ्लोज इन अ फॉर्म ऑफ अ कॉर्पसल्स। जैसे ब्लड के होते हैं ना, ब्लड सेल्स होते हैं, वैसे ही छोटे छोटे सेलुलर फॉर्म में लाइट फ्लो करता है। ठीक है, अभी ये चीज उस टाइम पे एक्सेप्टेबल इसलिए हो गई थी बिकॉज न्यूटन एट दैट टाइम वाज अ वेरी ह्यूज नेम, है ना। न्यूटन को ऐसा चलता फिरता आदमी नहीं था। न्यूटन पूरी कम्युनिटी में बहुत ही जाना माना फिजिसिस्ट हो चुके थे। तो एट दैट टाइम उनका सिंपल सा एनालिसिस ये बोलता था कि फॉर एग्जाम्पल जैसे उनको रिफ्लेक्शन समझाना है। क्या समझाना है? रिफ्लेक्शन। तो उन्होंने रिफ्लेक्शन कैसे समझाया? उनने बोला कि ये कॉर्पुसल्स होते हैं, ये कॉर्पुसल्स आएंगे, ऐसे गिरेंगे, और यहां से क्या हो जाएंगे, ये कोलिजन होके इनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो दैट इज ऑल इन ऑल। इफ यू कनेक्ट, वो जो अपनी थ्योरी उनकी आई, उनने हर चीज को उसी थ्योरी से कनेक्ट करना चाहा। उनने जब मैकेनिक्स का स्टडी करी, व्हेन ही स्टेबलाइज एवरीथिंग इन द मैकेनिकल पार्ट, मैकेनिक्स को पूरा काइनेमैटिक्स काइनेटिक्स सब समझाया, सो ही यूज्ड टू फॉलो सर्टेन लॉज। तो उन्होंने यहाँ पे बोला दैट व्हाट इज अ की कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रिफ्लेक्शन। he said the key concept behind the reflection is the collisions between these light corpuscles and medium। और इसके बेसिस पे ही उन्होंने बोला दैट देयर आर न्यू टाइप ऑफ मटेरियल। मनीष, कॉर्पसल्स का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। उन्होंने बस ये बोला जैसे ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं ना, ब्लड के छोटे छोटे सेल्स। सो दैट टाइम ही सेड कि वैसे ही ब्लड सेल्स होते हैं ना, वैसे ही लाइट के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो वैसे छोटे छोटे कंटिन्यूअस फॉर्म में, बीट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है लाइट, एक के पीछे एक ऐसे गिर रही होती है चीजें। और उनने रिफ्लेक्शन को ऐसे ही समझाया। अच्छा, रिफ्लेक्शन को तो उनने समझा दिया। जब बारी आई रिफ्रैक्शन समझाने की, देन ही स्टेटेड कि रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है। उनने बोला कि देखो ऐसा है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स उन्होंने डिफाइन किए। कौन कौन से? ओपेक, ट्रांसपेरेंट, हाँ, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट। तो उन्होंने बोला कि इन तीनों में क्या होगा, जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, व्हाट दे विल डू, दे विल रेपेल द लाइट कॉर्पसल्स। रेपेल इन द सेंस कि इनके बाद क्या होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट से जब भी कोलिजन होगा, तो वो कोलिजन की उन ऑब्जेक्ट्स के से होगा जिनका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है। तो उसके बाद कॉर्पसल्स के कंपेयर में वो ऐसा टकरा के वापस चला जाएगा। और ट्रांसपेरेंट के में व्हाट ही प्रपोज कि ट्रांसपेरेंट के में मीडियम के पार्टिकल साइज छोटा, कॉर्पसल्स का साइज बहुत छोटा होगा, मीडियम का बहुत बड़ा होगा, तो वो अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। ऐसी थ्योरी रखी गई। बट ऑल इन ऑल, सूनर और लेटर भी कम टू अंडरस्टैंड अबाउट these things कि इसमें मॉलिक्यूल्स का उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं होता है ना। इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था, जिनने भी ऑप्टिक्स पढ़ी है, आई टोल्ड यू कि वी नेवर यूज अ डेंसर और रेयरर मीडियम।
हम स्पेसिफिक फिजिक्स की बात करें तो हम हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर। ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर, बिकॉज हर केसेस में ऐसा नहीं है कि जो चीज ज्यादा डेंस है वो लाइट को ज्यादा बेंड करेगी, या जो कम डेंस है वो कम बेंड करेगी। इट्स नॉट लाइक दैट, इट डिपेंड्स कि ऑप्टिकली कितना ज्यादा डेंस है। सो ऑल इन ऑल इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाएगी। तो ये थ्योरी आई, काम नहीं करी। यहां तक कुछ चीजें सिग्निफाई हो रही थी, बट चलते 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 अगेन 100 साल बाद फिर यहाँ पे आई वेव थ्योरी। तो यहाँ पे हाइजेन हाइजेंस का इंट्रोडक्शन होता है। एंड व्हाट ही इज सेइंग कि एक्चुअली में कॉर्पसल थ्योरी क्या बोल रही थी, ये चीज बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही थी रेक्टिलिनियर मोशन को। किसको? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को। हाँ, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट जो तुम पढ़ते हो कि सीधी लाइट में चलेगी, ये रेक्टिलिनियर path. प्रोपोगेशन को बहुत मस्त तरीके से सिग्निफाई कर रही थी। फिर आई वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी में हाइजेंस का ये प्रिंसिपल था कि एक्चुअली में जो लाइट का फ्लो है, अच्छा दिस इज अ थ्योरी, ये जो दे रहे हैं ये चीज क्या है? इट्स अ थ्योरी। कॉर्पसल्स भी तुम ये जो पढ़ रहे हो ये क्या है? Theory. एंड Theory. बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ योर केमिस्ट्री यू वेरी वेल नो कि अपन वेस्पर की बात करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज की बात करें, तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, वो बस समझने का तरीका है। एक्चुअली में ऐसा कुछ ऑर्बिटल जैसे डब्बा 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 जैसे नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इधर से उठ के उधर भाग जाएगा, उधर से उठ के इधर भाग जाएगा। देयर नथिंग लाइक दैट, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। पीडीएफ नाम की कोई चीज एक्चुअल में नहीं है। नहीं हम है. बस क्या करते हैं, टू अंडरस्टैंड द एनर्जी लेवल्स, हमने बस उसको रात का डिफाइन किया हुआ है ऐसा छोटे छोटे चंक्स में। सो इन अ वेरी सिमिलर वे ये सब थ्योरीज है, कुछ भी इसमें प्रैक्टिकल से लेना देना नहीं है। हम एक नई थ्योरी ला रहे हैं क्योंकि हमें लाइट को नए तरीके से समझना है। तो हाइजेंस का प्रिंसिपल कहाँ से जनरेट होता है? वो ये बोलते हैं कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन जो है एक्चुअली में वो बहुत अच्छे से सही ही नहीं है। दैट इज नॉट एक्चुअली वेरी ट्रू। उनने ऐसा बोला, अच्छा ऐसा क्यों नहीं सही है? तो उनको इसका एक्चुअली में यहां से मिला था। मैं बताता हूँ, इट्स जस्ट अ स्टोरी, अभी पता नहीं सच्ची है या झूठी। वो बिल्कुल आर्किमिडीज के प्रिंसिपल जैसी है, जैसे आर्किमिडीज का तुमने यूरेका मूवमेंट वाला पढ़ा है ना, वैसा। तो इनका ऐसा था कि यार सपोज करो एक ट्री है, मतलब ये ऐसा बोलते थे उस टाइम पे कि एक ट्री है और ट्री के पीछे अगर तुम ऐसे खड़े हो और मान लो मूनलाइट रात का टाइम है एंड चांद ऐसा पीछे है, तो उनका ऐसा था कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग हियर, सपोज करो यश यश यहाँ पे खड़ा है, तो अगर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है, नहीं अभी बस कहानी बता रहा हूँ, जब भी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है तो उसके कारण तो ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं पेड़ के पीछे खड़ा हूं तो मुझे बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। कैसा अंधेरा? एंटायरली डार्क, बिल्कुल अंधेरा. है ना? ये जो रीजन है ये कैसा होना चाहिए? एंटायरली होल डार्क। डार्क। इतना डार्क होना चाहिए कि मैं बुक भी ना पढ़ पाऊं, बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट ट्रू। ये हो सकता है कि यहाँ पे ज्यादा रोशनी होगी, यहाँ पे कम होगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होगा। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लाइट इज देयर, कुछ ना कुछ लाइट की चमक होती है। अग्री? यस सर। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया कि इफ इट इज सो, अगर ऐसा है सो इट मींस कि यहाँ पे जो पेड़ के एजेस हैं इनसे कहीं ना कहीं लाइट की थोड़ी बहुत ही सही बट बेंडिंग तो हो रही हो हो। रही होगी। तो इसको अप्रोच बना के उन्होंने एक थ्योरी बनाना चालू करी, एंड दैट थ्योरी इज नोन एज द वेव थ्योरी, जहां पे ये बोल रहे हैं कि लाइट एक्चुअली में रे नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। अब इसी चीज को और 50 साल बाद यंग्स ने, देन फिर फ्रॉशनर ने डिफ्रेक्शन दिखा के, इंटरफेरेंस दिखा के इसको प्रूव कर दिया कि ये चीज सच में वेव है। तो हम लोग ने अगेन 100 साल तक इसको क्या माना? वेव मानते गए। हम लोग ने कॉर्पसल थ्योरी बिल्कुल पार्टिकल आ गया। बट फिर इसके बाद एंट्री होती है यहाँ पे मैक्सवेल का। जब टाइम आया, देयर इज एंट्री ऑफ मैक्सवेल, और इसका मेन जाता है मैक्सवेल हो गए, है ना? मैक्सवेल हो गए या तुम्हारे आइंस्टीन हो गए, तो इन लोग ने कुछ इफेक्ट्स ऑब्जर्व करना चालू किया। सबसे बड़ा इफेक्ट जो अपन पढ़ेंगे दैट इज Dual wave. इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। और फिर एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? Compton effect. तो ये दो चीजें ऐसी थी जो हमको बोलने पे मजबूर कर रही थी। अभी मैं बताऊंगा, हाइजेंस बताऊंगा, मैंने सभी कहानी बताई है। तो ये दो चीजें हमें ये मानने पे, लाइक these two things were forcing us to assume that it's not a wave, it's actually a particle. बिकॉज वेव की जब भी बात आती है तो वेव की चीज में क्या बोला जाता है कि पार्टिकल कभी भी अपनी जगह छोड़ के कहीं और नहीं जाता है, वो बस क्या होता है, अपनी जगह पे वाइब्रेट या ऑसिलेट करता है। अग्री? Yes sir. अग्री करेंगे? तो वेव की बात में ये चीज सब अड़े थे कि पार्टिकल जो होगा वो अपनी जगह पे खाली ऑसिलेट करेगा,
वो कभी भी अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा। बट क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्चुअली में कोलिजन हो रहा है, और कॉम्पटन इफेक्ट में भी तुम वो सारी इक्वेशन जो तुम कोलिजन्स में लगा सकते हो वो तुम यहाँ पे लगाओगे। बट न्यूटन के कोलिजन और इनके कोलिजन में डिफरेंस ये आ गया कि न्यूटन का कोलिजन बोलता था ये जो कॉर्पस्कल्स हैं ये कैसे हैं, मासलेस हैं। कैसे हैं? massless. मासलेस है। बट पार्टिकल नेचर में वी हैव टू अग्री कि इनके पास सच में एक मास है, बिकॉज उसके बेसिस पे कोलिजन होगा, कोलिजन होके निकलेंगी चीजें। तो देन पार्टिकल नेचर की बात आई। सो ये पूरी कहानी थी जो मैंने तुम्हें अभी समझानी चाहिए कि किस तरीके से हम 3 फेजेस में इसको पढ़ रहे होते हैं। तो पहले फेज में अपन ने 3 चीजें डिफाइन कर ली हैं। वी कम टू नो अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और हाँ, ये 3 चीजें अपन ने मेनली पढ़ी, जो डिफ्रैक्शन कह रहा हूँ, डिस्पर्जन वगैरह था। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि वेव मान के कौन कौन सी चीजें लाइट की प्रूव होती हैं, उनको समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझने से पहले बस एक ओवरव्यू था अभी, देन इसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल अपन चालू करेंगे। ठीक है सर हाँ सर मासलेस से हम मतलब क्या समझे कि उसका मास बहुत ज्यादा कम है कि हम उसको नेग्लिजिबल बोल रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही मास नहीं है? बिल्कुल मासलेस, न्यूटन ने बिल्कुल मासलेस बोला। तो फिर सर अगर बट बिल्कुल ही मास नहीं है तो फिर वो वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसको तो मोमेंटम ही नहीं बनेगा फिर। इसीलिए तो दूसरी थ्योरी आई, इसीलिए तो फिर पार्टिकल नेचर का आया कि पार्टिकल है। अभी देखो, अभी धीरे धीरे करके अपन जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तुमको सब चीजें तुमको सेटिस्फाई होंगी। अच्छा, मैं तुम्हें एक दिखा देता हूँ वीडियो, मैंने बच्चों को वैसे दिखाया हुआ है, बट एक वीडियो देख लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जस्ट देख लेना, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा, थोड़ा एक मोटिवेशन मिल जाएगा। सर ये कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? अरे देवी, रुक तो जाओ, अभी सब पढ़ाऊंगा बाद में, अभी नहीं। क्या नाम था? राकेश। क्या नाम था यार फिजिसिस्ट का? 1 मिनट रुकना बच्चों। यहाँ तो राकेश शुक्ला आता है। अरे नहीं यार, नहीं देखनी चाहिए। हिस्ट्री में चेक कर लो। सर राइट हैंड साइड में तो है। अरे वो दूसरी वीडियो थी, ये देखो, इसको देखना। ठीक है, जस्ट इनने क्या किया था अपने टाइम पे, एक एक्सपेरिमेंट है ये MIT का, वेयर दे आर शोइंग कि हाउ फोटॉन्स एक्चुअली लुक लाइक। तो मैं आज फोटोन दिखाता हूँ मैं कैसे दिखते हैं। ठीक है, फिर मैं उसकी सारी तुम्हें वेव से एनालाइज करके, मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। तो एक्चुअली ये बुलेट का एग्जांपल दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अभी बुलेट अगर निकलती है तो क्या बुलेट तो हमें दिखती है? नहीं दिखती है ना, वी आर अनेबल टू सी द बुलेट। इन अ वेरी सिमिलर वे ऊपर पंखा चलता है, व्हेन यू लुक एट द फैन तो तुम्हें फैन नहीं दिखता है, तुम्हें सीधे दीवार दिख रही होती है, बट दैट डजंट मीन कि वहां पे फैन नहीं है। तो यहाँ पे इनने क्या किया है, व्हाट दे डिड, आई टेल यू, कि यहाँ पे फोटोन दिखाने के लिए इन्होंने दे यूज्ड हाई डेफिनेशन कैमरास, एंड दैट टू नॉट वन कैमरा। इन्होंने क्या किया है, ऐसा 3-4 कैमरों का सेटअप बनाया हुआ है, और 3-4 कैमरों के सेटअप में क्या है, जब एक कैमरा फोटो क्लिक करेगा, जितनी देर में इसका शटर ओपन होगा उतनी देर में दूसरा क्लिक कर लेगा, जितनी देर में दूसरा क्लिक ओपन बंद होगा उतनी देर में तीसरा क्लिक शटर कर लेगा। मतलब हम देखो, लिखा है उनने ट्रिलियन फ्रेम पर सेकंड। ट्रिलियन फ्रेम समझ रहे हो? 10 बिलियन, 10,000 बिलियन। यस सर। तो 1,000 बिलियन, 10,000 नहीं सॉरी, 1,000 बिलियन। तो 1,000 बिलियन मतलब बहुत होता है। तुमने 1 सेकंड के इतने फ्रैक्शंस किए हुए हैं, और हर एक फ्रैक्शन का ये कैमरा लेने में, एक स्नैप लेने में कैप्चर कर रहा है। कैप्चर कर रहा है ना। इतना सेल्फ सफिशिएंट कैमरा बनाया है इनने। तो ये देखना है इनका मेन तुम्हें जो दिखाना, तुम्हें मेन वो चीज दिखाता हूँ। तो कुछ एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा है। एक बॉटल है, बॉटल में पानी है, पानी के अंदर से लाइट बीम जा रही है, ठीक है, उस लाइट बीम की फोटो ले रहे हैं, दैट्स इट। तो तुम्हें वो लाइट बीम दिखाएंगे कि वो लाइट बीम कैमरा कैसे कैप्चर करेगा अगर हम 10 बिलियन टाइम स्लो कर दें उसको, 10 बिलियन टाइम स्लो। हाँ देखो जल्दी, अभी इधर देखो। अच्छा बात है नहीं, सर 10 बिलियन टाइम्स स्लो क्या करा है? 10 बिलियन टाइम स्लो किया मतलब 1 सेकंड के अपॉन 10 बिलियन कर दो। ये देखो ऐसा दिख रही है, ये कंटिन्यूअस लाइट है, दिस इज अ कंटिन्यूअस लाइट। कैसी लाइट है ये? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस लाइट बीम है, बट कंटिन्यूअस लेजर तुम्हें दिख कैसी रही है इतना स्लो करने पे? ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस नहीं है।
तो दिस इज अ फोटोन, इसको ही अपन बोलते हैं फोटोन, ठीक है। देखा, दिस इज अ फोटोन, एक बार फिर से देख लो जिसने नहीं देखा। एक कंटिन्यूस लाइट बीम था, ऐसा नॉर्मल लाइट बीम जा रहा है इसके पास से, तो उसको अपन ने बहुत स्लो करके देखा है, तो बहुत स्लो में ऐसा दिखा है। अब तुम्हें देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना, इफ आई पॉज इट समवेयर हियर, इफ आई पॉज इट, वेट, सर कहीं पे हाई इंटेंसिटी आ रही है और मतलब हाँ कहीं हाँ, पे लो। बस यही चीज देखो, कहीं पे हाई इंटेंसिटी देखो, कहीं पे लो इंटेंसिटी देखो, बस इस चीज को ध्यान से देखते। ब्राइट बैंड और डार्क बैंड बन रहे हैं। हाँ, और अगर तुम ध्यान से और देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि यार सम काइंड ऑफ वेव का कुछ तो दिख रहा है ना, ऑल्दो बस वो तुम्हें समझने के लिए है चीजें, नथिंग इज ट्रू हियर, मतलब ट्रू ऑब्वियसली एवरीथिंग इज, क्या अभी बस देखने के लिए देख लो इसको, फिर स्किप आउट करते हैं, है ना। सो दिस इज हाउ द फोटोन लुक्स लाइक, है ना, ये है फोटोन जिसको तुम फोटोन बोलते हो। अब इसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे अपन जब अपन वेव पढ़ेंगे। आज अपन क्या है, आज अपन वेव में नहीं जानेंगे एक्चुअली क्या है डिटेल में, आज अपन खाली हाइजेंस के प्रिंसिपल और उस पर बात करेंगे, ठीक है। अब आगे हो, कल के क्लास में वैसे अगर मिला तो मैं आज ही कराऊंगा, अदरवाइज कल की क्लास में तुम्हें ये जो कुछ भी अभी तुमने देखा सब चीजें वहां पे सेटिस्फाई होंगी, तुम्हें सब चीज को लेके कन्विंस होना पड़ेगा, ठीक है, मैथमेटिकली। चलो अब आते हैं यहाँ पे। हाँ सर इसमें बोतल के अंदर क्या पास किया था? ये फोटोन तो है बट क्या लाइट है, था, सिंपल कैसा? एक लाइट बीम है, वो एक लाइट है, बोतल में पानी भरा है और ऐसे एक लाइट बीम जा रही है उसके पास से, बस, और कुछ ओके। नहीं है, वो सिंपल लाइट बीम है और कंटिन्यूस लाइट। स्लो कैसे कर दिया? कैमरा से मैंने बोला ना, वो कैमराज है उनके पास इतने, वो कैमरा 1 सेकंड का 10 बिलियन, मतलब समझ रहे हो बिलियन कितना होता है, 1 10 मिलियन, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन, मतलब 10⁻13। सो 1 सेकंड का इतना सेकंड, इतने सेकंड की फ्रेम कैप्चर कर रहा है वो हर सेकंड में, मतलब वो इतने छोटे से सेकंड का भी फ्रेम कैप्चर कर ले रहा है, ठीक है। इसलिए चलो अब ये सब कहानी छोड़ो, अभी बस इस सब पे बात नहीं करेंगे। अब आ जाओ, थ्योरी पढ़नी है तुमको, क्या पढ़ना है? थ्योरी। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अप विद द नॉर्मल सिंपल वेव थ्योरी में सबसे पहले हाइजेंस की जो थ्योरी थी। अब ये देखो, ये रॉ थ्योरी होने वाली है ना। रॉ थ्योरी मतलब जो जो चीजें तुम्हें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ के आए हो, तुम्हारे सामने एक नया बंदा आया है हाइजेन, वो तुम्हें सारी चीजें कन्विंस करेगा कि तुम मानो इसको ये वेव है, और वो वेव को ले लेके तुम्हें हर चीज प्रूव करेगा बातों बातों में, ठीक है। मैथमेटिक्स की हेल्प से वो तुम्हें हर चीज प्रूव करना चाहेगा, ठीक है। सो बस तुम देखते रहना हाइजेंस प्रिंसिपल्स। तो इनके प्रिंसिपल क्या है वो देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट समझने में तुमको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बिकॉज अभी तुमने मेरे से एक चैप्टर पढ़ा है जिसको तुम कहते हो ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में तुमको एक चीज पता थी कि कोई भी जो वेव होती है उसको अपन ऐसे डिनोट कर सकते हैं, वाई नॉट साइन साइन ओमेगा टी ओमेगा प्लस टी फाई। ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते डोनेट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, व्हाई डिनोटिंग, ऑल्दो दिस इज समथिंग दैट आई विल डिस्कस टुमारो एज वेल, या टाइम मिला तो आज भी कर लेंगे। बट तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीज यहाँ पे क्या बता रही है, ये चीज यहाँ पे क्या बता रही है, ये चीज यहाँ पे क्या बता रही है, ये चीज यहाँ पे क्या बता रही है। चालू हो जाओ एक एक करके बिना लड़े। वाई नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड जिसे हम कहते हैं। हाँ, एम्पलीट्यूड, ठीक है। व्हाट इज दिस टाइम टी इज टेलिंग यू? टाइम पीरियड है वन। टाइम पीरियड नहीं है, जस्ट अ टाइम का फैक्टर, ठीक है। ओमेगा क्या बताता है कि जो भी तुम्हारी वेव है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी Angular कितनी है। frequency. अच्छा, सबको पता है दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी समथिंग दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। किसकी प्रॉपर्टी होगी ये? सोर्स सोर्स की। सोर्स सोर्स की। की। अरे मनोज कितना तेज आर्मेचर घुमा है, ये चीज उस पर डिपेंड कर रही है ना। यस सर। एंड फाई इज द, फेज डिफरेंस। अब सुनो मेरी बातें ध्यान से। When I am writing this phase difference, अब तुम्हें चमक जाना चाहिए phase difference क्या है। phase difference ये है कि at the same time अगर दो waves निकली, या तुम जिस पॉइंट पे, ये जो भी तुम वेव का, ये जब तुम वेव प्रॉपर्टीज लिखते हो ना, when you are writing all these wave properties, तो तुम चलते चलते नहीं लिख सकते, तुम किसी एक पॉइंट पे लिखते हो, है ना। कोई भी वेव जा रही थी, तुम उस पॉइंट पे खड़े होकर ये सब चीजें लिख रहे हो। तो ये फेज डिफरेंस एक्चुअली में क्या बता रहा है? फेज डिफरेंस ये बता रहा है कि जब वेव अपने सोर्स से निकली होगी, जब अपने वेव अपने सोर्स से निकली होगी, उस टाइम जीरो पे हो सकता है कि वेव कैसे चालू हुई हो। सबको याद है ना मैंने कैसे बताया था तुम्हें फेज का डिफरेंस बताना, कि साइन का फैक्टर हो सकता है ऐसे चालू हुआ,
हो सकता है इधर से चालू हुआ हो सकता है इधर से चालू हुआ, है ना? एनीथिंग इज पॉसिबल, कैसे भी चालू हो सकता है, बताया था। बिल्कुल Yes. सर। यस सर। Particle Yes, में sir. फेस का डिफरेंस बताएगा। सब समझ गए फेस का डिफरेंस क्या है? अब जो भी मेरी वेव है उसको एनालाइज करने के लिए कि एट टाइम 0 कहाँ पे क्या स्टैंड कर रहा है, दैट इज व्हाट द फेज डिफरेंस इज। ठीक है, चलो अभी इसको और डिटेल में समझेंगे। सो अब ऑल इन ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट ये बोलता है, तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट को लेके सबसे पहली चीज तो ये समझनी है कि उनने वेव फ्रंट के में पहली चीज क्या बोली। अच्छा, तुमको ये चीज याद रखनी है अपने मन में कि तुम्हें रे पता है, यू वेरी वेल नो व्हाट द रे इज और रे किस तरीके से निकलेंगी। तो उन्होंने बोला सबसे पहली चीज याद रखो, पहले मैं लिख देता हूं। तो ही सेड दैट इफ वी ड्रॉ a surface, if we draw a surface in a medium, ये चीज ये सब क्यों कन्विंस करने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल जैसे तुम लोग ने भी रे पढ़ के आया, समझ लो मैं तुम्हें कन्विंस कर रहा हूँ कि मानो ये वेव है, तो मैं हर चीज प्रूव करने का ट्राई करूंगा तुम्हारे आगे, कुछ भी बहाने दे दे के, तो ये वो बहाने हैं, ऐसे समझो। सो इफ वी ड्रॉ अ सरफेस इन अ मीडियम such that all the medium particles lying on that surface are in same phase, same phase of oscillation, है ना? oscillation लिख देते हैं क्लेरिफिकेशन के लिए, सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। तो अभी जब भी वेव फ्रंट की बात आएगी तो वेव फ्रंट क्या है एक्चुअली में समझना। एक्चुअली में वेव फ्रंट की जब भी बात आए तो याद रखना, वेव फ्रंट की बात आएगी तो वेव फ्रंट क्या है तुम्हारे लिए? वेव फ्रंट तुम्हारे लिए होगा कि कोई भी किसी भी इधर मैं बैठा हूं तो इधर पे कोई भी एक ऐसा सरफेस जहां पे जितनी भी लाइट वेव्स आ रही हैं वो सारी वेव्स में सबका फेज जहां जहां सेम होगा, उस सरफेस को और उस सारे पॉइंट्स के लोकस को मैं क्या बोलूंगा? वेव फ्रंट। ठीक है, बात समझ में? जैसे इधर देख लो, जिसको नहीं समझ में, ऑसिलेशन इज नोन एज वेव फ्रंट। सर जो आपने लाइन लिखी इसका थोड़ा मतलब समझ नहीं आया। जैसे मान लो ये एक वेव ये आ रही है कहीं से, जस्ट नॉर्मल वेव समझो अभी इसको, है ना? अभी लेट अस नॉट अज्यूम इट्स अ लाइट वेव। मान लो ये एक वेव इधर से आया, एक वेव इधर से आया, ऐसा वेव आया, ठीक है, ऐसा वेव आया, ठीक है। अब अपने मन में याद करना जो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फेजर समझा है ना, फेजर v चल रहा है, v मैक्सिमम हो रहा है, धीरे धीरे i मैक्सिमम हो रहा है, धीरे धीरे फिर i मिनिमम हो रहा है, तो v मिनिमम हो रहा है। तो अभी कुछ भी मैक्सिमम हो सकता है, कुछ भी मिनिमम हो सकता है ना। वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम का कॉन्सेप्ट। कुछ भी मैक्सिमम होगा, कुछ भी मिनिमम होगा। साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि तुम किसी भी एक टाइम पे इसकी फोटो लो, मतलब हर चीज स्टॉप कर दो। अभी मनोज ने मान लो टाइम को रोक दिया किसी एक टाइम पे, मान लो t = 4 सेकंड पे उसने 4 सेकंड पे हर चीज रोक दी है, या 10:15 20 सेकंड पे हर चीज रोक दी है। सो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट हर वो पार्टिकल जिसका क्या है फेज सेम है, फेज क्या है सेम। सबका जिसका फेज सेम है, हर पार्टिकल जिसका फेज सेम है, उसको अगर मैं कंबाइन करके एक लोकस बनाऊंगा, उन सारे पार्टिकल्स को क्या करूंगा, अगर मैं जोड़ूंगा। अब मैंने यहाँ पे 4 वेव 5 वेव बना दी है, बट इन रियलिटी देयर आर इनफाइनाइट वेव्स। तो सबको अगर मैं जोड़ता चला जाऊंगा तो एक अच्छा सरफेस बनेगा 3D में। दिस सरफेस इज एक्चुअली व्हाट यू कॉल वेव फ्रंट। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? वेव फ्रंट की कॉन्सेप्ट वाली चीज समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. अब इस पे आगे बढ़ने से पहले अभी इसको थ्योरी की तरह ही लेते रहो, जिसको नहीं क्लियर हो रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना अपन, वेव से कनेक्शन लाएंगे तो मस्त चीजें समझ में आएंगी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट उन्होंने बताए, क्या बताए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो नाउ ही इज टेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज उन्होंने एक बार वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट लाया तो उनसे पूछा गया ठीक है ऐसी लाइट सोर्स होगा, देन व्हाट विल हैपन, अनदर टाइप ऑफ लाइट सोर्स इज देयर, देन व्हाट विल हैपन। तो उसके लिए समझ लो जल्दी जल्दी से, इसको ब्रीफ आउट करेंगे। तो सबसे पहला लाइट सोर्स जो होगा, जैसे मान लो पॉइंट सोर्स है, कैसा पॉइंट सोर्स इन 3 डायमेंशन। अच्छा, इससे क्वेश्चन आते हैं एज वेल एज इन जेई एज वेल एज इन नीट। ठीक है, जेई वाले जो बच्चे उनको पता है अपन ने किए हैं, और नीट में भी आता है डायरेक्टली वेव फ्रंट से क्वेश्चंस। तो समझना ध्यान से। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक तुम्हारे पास मस्त ऐसा पॉइंट सोर्स है ना, इट्स अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये एक पॉइंट सोर्स है, ये एक पॉइंट सोर्स है। अब ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, मतलब बत्ती जल रही है एक बीच में, तो लाइट जल रही है, तो इसकी लाइट किसी एक डायरेक्शन में जाएगी या हर तरफ जाएगी? हर तरफ। इससे जो भी वेव्स निकलेंगी दैट आर नॉट कन्फाइंड टू एट अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट या किसी सिंगल रीजन में कन्फाइंड नहीं है,
लाइट रेज जो भी निकलेंगी वो तो हर जगह जाएंगी, है ना, ऐसे 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 ऐसा 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 ऐसा, हाँ। सो ऑल इन ऑल अगर तुम सबके फेस देखते जाओगे तो व्हेन ही ट्राइड टू फाइंड द फेस ऑफ ईच एंड एवरी, व्हेन ही ट्राइड टू फाइंड द फेस, तो उनको यहाँ पे पता चला है, उन्होंने बोला है कि तुम्हें स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? स्फेरिकल। Spherical wavefronts. Yes. ना, ऐसा स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। पहले अपन एक ही बनाते हैं, फिर मैं तुम्हें आगे बताऊंगा मल्टीपल कैसे बनते हैं, है ना। ये वेव फ्रंट है, मतलब अगर इतने रीजन में तुम पूरा घूमोगे तो एट दिस टाइम इतने पूरे रीजन में तुम्हें जितनी भी वेव एनकाउंटर होंगी उन सारी वेव का फेस क्या होगा? Same. सेम। सेम। फेस सेम होना, तुम्हें पता है फेस सेम होने का मतलब क्या है ना। यू ऑल नो फेस सेम होने का मतलब क्या है। फेस सेम होने का Different. मतलब यही है कि जितना एम्पलीट्यूड इस टाइम पे ये वाली वेव दे रही होगी उतना ही ये, उतना ही उतना ही उतना ही उतना ही, मतलब सबका एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम। Same. कहने का मतलब ऐसे समझ लो जैसे करंट फ्लो हुआ, तो मान लो करंट हर डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वो सारे पॉइंट्स है जिसमें तुम जहां जहां भी तुम्हें यहाँ भी करंट जो लगेगा, यहाँ जो यहाँ जो यहाँ जो यहाँ जो यहाँ जो इतने पूरे रीजन में जहां भी तुम्हें करंट लगेगा सब करंट में आई की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। Same. ना वेरी सिमिलर विद दैट, बट यहाँ पे करंट नहीं है, ये एक्चुअली में लाइट की इंटेंसिटी बता रहा है, ठीक है। मैं इसके एग्जांपल दूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, जैसे जैसे इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ेंगे ना तो लाइव दिखा भी दूंगा कैसे दिखता है प्रॉपर। इंटरफेरेंस नहीं दिखाऊंगा, वे पानी के रिपल्स की हेल्प से दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बताया, तो पॉइंट सोर्स हो गया। फिर उन्होंने बताया पैरेलल रेस के लिए कैसा, पैरेलल पैरेलल इक्वल सारी रेस, हो गई पे पैरेलल रेस के लिए अपने को कैसे दिखता है? सिलेंड्रिकल। Plane. प्लेन वेव फ्रंट प्लेन प्लेन प्लेन, है ना। हाँ। जैसे पैरेलल रेस है तो पैरेलल रेस के लिए कैसा होगा? Plane. सर बट प्लान मतलब प्लेनर कह सकते हैं ना पैरेलल को, क्योंकि हम 3D में बोल रहे हैं। नहीं, क्योंकि रे इज नॉट अ प्लेन, रे इज ऑलवेज पैरेलल। रे एक लाइन है तो वो ऑलवेज पैरेलल है। अच्छा, रे को उन्होंने बोला क्या, हाउ ही डिफाइंड इन हिज डेफिनेशन, उनकी डेफिनेशन में रे क्या थी? रे थी, उनकी डेफिनेशन में रे क्या है? रे इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव, लाइट वेव, ठीक है। ये अपनी थ्योरीज दे रहे हैं, इनके पास कोई प्रूफ एक्सपेरिमेंट नहीं है। वो आगे चल के बहुत बाद में यंग्स ने प्रूव करके दिखाया कि हाँ देखो ये जो वेव कर सकती है वो लाइट वेव भी कर सकती है, जो कोई भी वेव कर सकती है वो लाइट वेव भी कर सकती है। तो रे इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट वेव। तो यहां से एक हमारा अगर डिडक्शन में बोलूं तो हमारा डिडक्शन या ऑब्जर्वेशन क्या है? इट मीन्स वेव फ्रंट इज ऑलवेज कैसा होगा? परपेंडिकुलर। हाँ, वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज, ये तुम्हें याद रखना है बस पेपर क्लियर करने के लिए, ये दो चीजें जिसको कुछ भी नहीं समझना है वो ये पॉइंट्स ऐसे, ये पॉइंट्स याद रखना। तो इट मीन वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेस। और रेस एनालिसिस करना तुम्हें मस्त आता है, अभी तुमने ऑप्टिक्स में पढ़ेगा पूरा, ठीक है। पैरेलल रेस के लिए वील मेक इट प्लेनर, ठीक है। थर्ड कैटेगरी क्या होगी? फॉर लीनियर लाइट सोर्स, लाइन सोर्स लीनियर लाइट सोर्स के लिए कैसी दिखेगी? सिलेंड्रिकल। सर ऊपर क्या लिखवाया था? इट मींस, एक मिनट भाई देख, जैसे ट्यूबलाइट हो गई, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। अगेन याद रखना ये वेव फ्रंट क्या है? दे आर द लोकस ऑफ इमेजिनरी सरफेस, या इट्स एन इमेजिनरी सरफेस लोकस ऑफ अ पॉइंट, ऑल दोस पॉइंट्स हैविंग सम पार्टिकल्स, और उन सब पार्टिकल्स का फेस क्या है? सेम। तो ये इस लोकस पर्टिकुलर क्या है? केस में हम फेस और एम्पलीट्यूड भले ही सेम बोल रहे हैं, बट फेस एम्पलीट्यूड नहीं है, फेस इज फेस, ठीक है राधिका। सर लोकस क्या है ये? पॉइंट। लोकस होता है, लोकस मैं बताऊं क्या होता है। लोकस होता है कि जब भी अपन कई पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो हम उसको लोकस बोलते हैं, ठीक है। कि जैसे कहने के लिए मैं जैसे एग्जांपल दूं, देखो सुन, जैसे एक कंडीशन दी मैंने, देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अपने पास
कोई एक जैसे मान लो अपन बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, बास्केटबॉल खेल रहे हैं मान लो, तो बास्केटबॉल में मैं तुम्हें कंडीशन देता हूँ। ये सब अपन जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं ना, तो हमको ऐसा बताना पड़ता है कंप्यूटर को। फॉर एग्जांपल मैं उसको कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूँ, एंड आई एम टेलिंग द कंप्यूटर कोऑर्डिनेट्स। तो मैं कंप्यूटर को एक कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ कि तुम यहाँ से जाओगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से, इधर से जाओगे, इधर से जाओगे, इधर से जाओगे, इधर से जाओगे, ऐसे जाओगे, यहाँ पे खड़े हो जाओगे, और यहाँ पे खड़े होगे तुम बॉल को क्या करोगे, बास्केट करोगे। समझ पा रहे हो? अरे कोई भी है, लेट्स से कि अपने पास एक रोबोट है राधिका, तो रोबोट को अपने को प्रोग्राम करना है, तो रोबोट को अपने को एक चीज बतानी पड़ेगी। वो रोबोट इज नॉट अ ह्यूमन कि तुमने बोल दिया जाओ जाके बास्केट कर दो, उसने जाके बॉल को बास्केट कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। तुम्हें रोबोट को एक एक पाथ बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट को, इस पॉइंट से इस पॉइंट से ऐसे जाओ। तो अब तुम ऐसे ऐसे पॉइंट जब बताते हो, सो ऑब्वियसली तुम पॉइंट जब भी बता रहे होगे, तो तुम पॉइंट बताते टाइम ऐसा तो करोगे नहीं, दे रहा इनफाइनाइट पॉइंट, तुम उसको इनफाइनाइट पॉइंट बता रहे हो, तुम उसको क्या बता दोगे, एक लोकस यानी एक इक्वेशन दे दोगे। क्या दे दोगे? इक्वेशन दे दोगे। अभी उसको स्ट्रेट लाइन में जाना होगा तो तुम बोल दोगे y इक्वल्स टू mx प्लस c में जा, mx की वैल्यू c की वैल्यू बोल दोगे। अब वो अपने आप से 0 1 2 3 4 5 6 x के में वैल्यूज डालता जाएगा। सो ऐसे ही लोकस है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स जहां पे फेस क्या है, सेम। जैसे अपन ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में तुम ओमेगा टी वाई मतलब वो सारी वैल्यूज डालते हो कि सबके लिए फाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, बस दैट्स इट, है ना। यहाँ तक सब क्लियर है सबको, ये चीजें क्लियर समझ में आया? चलो एक कॉन्सेप्ट चेक करो जल्दी से, ऐसे ही छोटा सा, फिर आंसर देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट चेक है, चैट में ही आंसर कर देना, है ना, बिना लड़े, चिल्ला के मत बोलना। सो माय क्वेश्चन टू यू इज what type of wavefronts are coming from the sun to earth? ऑप्शन दे देता हूं मैं, ऑप्शन देता हूं, लड़ो मत। पहला है स्फेरिकल, दूसरा है सिलिंड्रिकल, तीसरा है प्लेन, चौथा है नो आइडिया। हाँ, आई थिंक सबने आंसर कर दिया है। देखो प्लेन है, प्लेन इज द करेक्ट ऑप्शन, बट ऐसा क्यों है, रीजन पता है ना सबको? भाई प्लेन नहीं इनफाइनाइट से आ रही है लाइट। गुड। तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। मान लो सन है अपना, इधर ये सन है, तुम्हें वेव को लेके दिक्कत है ना, तुम वेव को कभी वेव की तरीके देखो ही नहीं। वेव को वेव फ्रंट बनाने तुम्हें रे का अच्छा आइडिया ना, तुम रे बनाओ। क्या बनाओ? रे बनाओ। तो रे बनाओ, तो रे तुम्हें पता है रे कैसे कैसे आएगी, कुछ ऐसे ऐसे आएगी, हाँ, है ना, कुछ ऐसे ऐसे रे आएगी, कुछ ऐसे ऐसे रे आएगी। अब ये बहुत दूर है, सन इज वेरी फार अवे। तो इफ सन इज, ये मेंस का क्वेश्चन है, पता है, एज इट इज मेंस का क्वेश्चन है ये। सर तो सन एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट नहीं करेगा बिल्कुल क्या? करेगा, बिल्कुल करेगा, तो वो स्फेरिकल बनाएगा। बट क्योंकि अर्थ बहुत दूर है, अर्थ कैसी है, बहुत दूर है, तो अर्थ तक आते आते देखो कैसा दिखने लगा तुम्हें ये, प्लेन स्ट्रेट वो दिखता है। ठीक है। आई टोटली अग्री, सन इज अ स्फेरिकल सोर्स। हाँ, मैंने क्लास में कराया हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है सब? अच्छा, अभी ये प्रिंसिपल्स नहीं है, मैं प्रिंसिपल्स के आगे पी लिख देता हूँ जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। अभी प्रिंसिपल नहीं, अभी खाली कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट बताया, अभी हाइजेंस के प्रिंसिपल अब आएंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल चालू सर करते एक हैं। और क्वेश्चन था। हाँ जल्दी। सर अगर हमसे बोला जाए कि सन जो मतलब अभी हम अर्थ पे देख रहे हैं तब वो हमें प्लेन लग रहा है, बट लेकिन अगर हम अर्थ से बाहर जाकर देखेंगे तब भी वो प्लेन लगेगा, स्फेरिकल तब हम बोल स्पेसिफिकली उसने कभी कंडीशन दी कि लेट अस अज्यूम द सन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू यू, क्योंकि तुम देखो ना स्फेरिकल किस सोर्स के लिए बन रहे थे, मैंने पहले लिख दिया था, देखो कि मैंने एक सोर्स बनाया है स्फेरिकल, पॉइंट सोर्स बनाया है। अब बताओ तुम अर्थ सन को पॉइंट सोर्स मान सकते हो क्या? नहीं। नो सर। सन तुमको घर पे आके मार के जाएगा, उसको पॉइंट सोर्स तुमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। चलो फर्स्ट प्रिंसिपल देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट प्रिंसिपल सेज, देखो ध्यान से, अब ये प्रिंसिपल अगेन क्यों है, बस अपनी सफाई में,
कि क्यों इसको वेव मानना है, तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो वेव फ्रंट बनाने, इसको बनाने के कुछ रूल्स हैं। अब वो अपने ये रूल्स दे रहे हैं, है ना, व्हाट आर द रूल्स। जैसे तुम वेस्पर थ्योरी पढ़ते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हो, तो उसके कुछ रूल्स हैं, तुम उस चीज को क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते हो, ऐसा क्यों है, बस है क्योंकि एक थ्योरी है, तो थ्योरी के लिए ये सब रूल्स हैं। तो पहला रूल क्या बोलता है, दैट एवरी पार्टिकल in a medium situated on a wave front must have same phase as the others on that wavefront, है ना। ये वही चीज बस उल्टा करके बोल दी है, पहली चीज, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड, दैट एवरी पार्टिकल ऑन अ वेव फ्रंट कैसे एक्ट करेगा, विल एक्ट एज अ न्यू सोर्स और also known as secondary wavelet or secondary wavefront. wavelet। सर वेवलेट और वेव फ्रंट में क्या डिफरेंस है? वेव फ्रंट जो वेवलेट से सोर्स बना, जो वेवफ्रंट बना है वो वेवफ्रंट बनता है, और वेवलेट होता है जिससे सोर्स है। वेवलेट इज अ टाइप ऑफ सोर्स। जैसे यहाँ पे ये वेवलेट था, ये क्या था, वेवलेट था, इसने वेवफ्रंट बनाया, ठीक है। अब वेवलेट क्या है, वेवलेट एक्चुअली हम यूज करते हैं सेकेंडरीज के लिए, ओरिजिनल तो मेरा सोर्स ही है, तो इस सोर्स के बाद जो सेकेंडरी इसके बच्चे बनेंगे, उन बच्चों को अपन बोल रहे हैं वेवलेट। और हर वेवलेट अपने आप में एक सोर्स की तरह क्या करता है, बिहेव, ठीक है। बस ये कहानी है। तो सेकेंडरी सोर्स को हम वेवलेट कह सकते हैं। सेकेंडरी सोर्स को वेवलेट, हाँ, सेकेंडरी सोर्स को अपन वेवलेट कहते हैं। तो जैसे मान लो एक वही चीज जो भी मैंने ऊपर बनाई वही बना देता हूँ कि ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से एक वेव फ्रंट बना, तो ये अपने वेव फ्रंट्स तो ऐसे बना ही रहा होगा। इसके जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं वो तो बनते चले जाएंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट जो बन रहे हैं ना वो बनते चले जाएंगे, उनमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। बट क्या और होगा, ये जो इसके जितने भी सेकेंडरी वेव फ्रंट बने हैं, हर वेव फ्रंट के पास अपने क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये अपने नए वेव फ्रंट बनाना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। ये अपने नए वेव फ्रंट बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। अब इसी की रिस्पेक्ट में ध्यान से सुनना बच्चों, अब इसी की रिस्पेक्ट में जब भी तुमको दूसरा वेव फ्रंट बनाना है, क्या बनाना है, सेकंड वेव फ्रंट, तब तुम क्या बोलोगे, सेकंड वेव फ्रंट कैसे बनाया जाए। तो सेकंड वेव फ्रंट बनाने के लिए उन्होंने बोला, कि सरफेस which behaves as a common tangent to all the secondary क्या, ध्यान से सुनना everyone, source which behaves as a common tangent, surface which behaves as a common tangent to all the secondary wavefronts। ये सेकेंडरी वेवफ्रंट्स किसने बनाए हैं, फॉर्म बाय, किससे बने हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। Secondary wavelets से सेकेंडरी नहीं वेवलेट्स बोलेंगे, सेकेंडरी Wavelet। थोड़ी होगा। तो उसको तो वेवलेट बोलेंगे ना। सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी ही बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सेकंड वेवफ्रंट, सेकेंडरी ही बोलते हैं। देखो प्राइमरी वेवलेट जैसी टर्म भी एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, प्राइमरी वेवलेट जैसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। इस पे तुम कॉमन टेंजेंट बनाते जाओ, क्या करते हो, कॉमन टेंजेंट। अब मेरे डायग्राम पे मत जाना, वो कॉमन टेंजेंट लग नहीं रही है, बट अज्यूमिंग कि ये क्या है, इन सबकी कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ऐसे करके तुम बनाते जाओगे तो तुम्हारा, अब ये हर चीज के लिए ट्रू है, तुम्हें यहाँ पे बनाना है तो तुम इसके लिए तुम एक ऐसे बनाओगे, फिर यहाँ पे इसके अपने सेकेंडरी वेवफ्रंट बनाओगे, फिर उसके लिए कॉमन टेंजेंट बना दोगे, ठीक है। इट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। अच्छा, ये रॉ थ्योरी है, सो वी शुड नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन इट, ठीक है। रे का तुमको मैंने बता ही दिया कि प्रोपोगेट जिस डायरेक्शन में रे करेगी, हाँ, ये मेन प्रिंसिपल्स हैं। हाँ सर वेवलेट को हम इसमें सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं सर? आपने कहा था वेवलेट जो वो अपने आप में ही सेकेंडरी सोर्स है, तो दोबारा हम सेकेंडरी वेवलेट क्यों बोल रहे हैं?
अरे बोला ना, उसका नाम है, इट्स जस्ट अ नेम। प्राइमरी वेवलेट जैसी कोई चीज डिफाइन ही नहीं करी हाइजेंस ने। अब ऑलराइट कुछ सर। तो लॉजिक रहा होगा उसके पीछे, ठीक हम्म। है। चलो ये क्लियर है। अब अपन मेन पार्ट पे आते हैं। जो मेन पार्ट है वो तुम्हारा क्या है, इतना सब हो गया। तो अब मेन पार्ट तुम्हारा आएगा कि ठीक है, अब प्रूव करके बताओ मुझे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमिना तुम कैसे मैथमेटिकली हमें दिखाओगे कि चीजें सही है। तो अब अपने को उस पे काम करना है। किस पे काम करना है, फिर क्लास एंड कर देंगे। मैथमेटिकली रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पर। हाँ, बट कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, हाइगन हम नहीं मानेंगे कि रे है, हम मानेंगे क्या है, वेव। वेव। ठीक है, तो पहले Wave. प्रूव करते हैं हम रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन को। प्रूफ ऑफ, अच्छा ये बोर्ड्स में आ जाता है ना, रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। है ना, ये आती होगी प्रूविंग तुम लोग को। आई है क्या, अब तक नहीं आई एग्जाम में एक बार भी? तो आई मैम है कह रही सर। थी कि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है ये हाँ वाली। मेरे में आई थी यार, बोर्ड्स में आई थी मेरे, पता है। सर हमारी हमारे मैम तो भी कह रही थी इम्पोर्टेंट है। मेरे बोर्ड रिफ्रैक्शन में। वाली तो डिलीट हो गई है वैसे भी। अच्छा, मेरे तो चॉइस आई थी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में, दोनों मतलब चॉइस में आया था, और चॉइस में भी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन आया था, इसी का, एक ही सेम चीज का, कि या तो रिफ्लेक्शन करो या रिफ्लेक्शन। चलो देखो, अब मैं यहाँ पे, सॉरी जैस्मिन। चॉइस में मतलब हमेशा सेम चैप्टर से चॉइस चाहिए होती है, अगर आती होती है तो दोनों ही आती होती है, वरना कोई नहीं हाँ आता। ये गलत बात है ना, उनको सोचना चाहिए बच्चे को, अगर एक नहीं आ रहा है तो दूसरा कहाँ से आएगा। देखो, तो यहाँ पे जो चीज तुम्हें पहले पता है, मैं पहले वो बनाता हूँ। तुम्हें पता है क्या नॉर्मल होती है, कहानी तुम्हें पूरी पता है ना, कहानी तुम्हें यस पूरी पता सर। है। एक नॉर्मल होगी, नॉर्मल की रिस्पेक्ट में एक कौन सी रे होगी, इंसिडेंट। इंसिडेंट रे होगी। अब देखो, कीप दिस इन योर माइंड कि तुम्हें ये चीज पहले से आती है, तुम्हें बस एक थ्योरी मिली है, तो तुम्हें अब हर चीज उस थ्योरी को लेके जस्टिफाई करानी है। यू हैव टू जस्टिफाई कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है, थ्योरी वेव वाली थ्योरी सही है। तो उसके लिए तुम्हें जो जो अब तक की इन्वेंशन है उन सबको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ। तो हम वही चीज करेंगे। तो हम ये चीज दिमाग में रख के करेंगे कि हमें ये रिफ्लेक्शन के लॉज आते हैं और हम इनको जबरदस्ती प्रूव करने का क्या कर रहे हैं, कोशिश। कोशिश। तो तुम्हें पता है एक रे ऐसे आएगी ऐसे निकल जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे निकल जाएगी, बोलो यस और नो। यस। Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब देखो ध्यान से। सो इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ अ वेव फ्रंट ऑन दिस, तुम इस पे वेव फ्रंट कैसे बनाओगे, कुछ ऐसे बनाओगे। परपेंडिकुलर। यस। रे के हमेशा क्या रहेगा वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। सर 54 पे, अभी 54 पे लेते हैं ना अपन। है ना, तो अपन इसके क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं ना। ये वेव फ्रंट आया, ये वेव फ्रंट आया, है ना, ऐसे आएंगे वेव फ्रंट, ये यस वेव सर। फ्रंट। जी सर। और Yes. ऐसे टकरा के वेव फ्रंट ऐसे रिफ्लेक्ट चला हो जाएंगे। जाएगा। मतलब अगर वो इंसिडेंटिंग वेव फ्रंट है तो ये रिफ्रैक्टिंग रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट तुम कैसे बनाओगे, कुछ ऐसे, रिफ्रैक्टेड हो Yes, जाएगा sir. परपेंडिकुलर। है ना, बनाओगे ऐसे ही कुछ। हाँ सर। जस्ट बनाना देख लो, बिकॉज एग्जाम में वेव फ्रंट बनाने ही आया था, है ना, कि वेव फ्रंट बनाने, और देन पूछेगा कि तुमसे क्या क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन तुम्हें ये लेनी है कि इफ यू ऑल नो दिस एंगल इज, व्हाट इज दिस एंगल, इंसिडेंट। व्हाट इज दिस एंगल, रिफ्लेक्टेड। पता है आई इज इक्वल्स टू, आर आर। R. दिस इज टू प्रूफ, है ना, दिस इज क्या हो गया, दिस इज टू प्रूव। टू प्रूफ। व्हाट इज टू प्रूफ, आई इक्वल्स टू आर। आर, ये तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है जो तुम यहाँ पे लिखो और समझो। वो ऑब्जर्वेशन क्या है, ये ऑब्जर्वेशन ये है कि द एंगल बिटवीन एनी रे एंड नॉर्मल
is equal to the, समझा कोई मैं क्या लिखने वाला हूं, to the wavefront, to the wavefront, to the angle between, हाँ, to the angle between the wavefront, कौन सा वाला wavefront of that ray, है ना, उस रे का wavefront, ऐसा नहीं किसी और रे का wavefront ले लो, एंगल बिटवीन द wavefront एंड क्या, इंसिडेंट रे। सर इंसिडेंट रे के 90 डिग्री तो है। सुनो बच्चों, पहले इधर देखो, हटो तुम भी हटो, एक ही wavefront ही बनाया मैंने, है ना, इधर देखो ध्यान से, कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है कहने का, इधर देख लो जल्दी से, ये एंगल अगर क्या है, आई है, आई। ये एंगल किसके बीच में है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल perpendicular के बीच में। अच्छा, नॉर्मल के परपेंडिकुलर क्या है, सरफेस। इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर क्या है, वेवफ्रंट वेवफ्रंट। तो वेवफ्रंट और सरफेस के बीच में एंगल कितना हो गया, आई। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन, सेम चीज ही तो लिखी मैंने, कि द एंगल बिटवीन any ray and the normal is equal to the angle between the wavefront of that ray एंड and सर surface, ठीक है। अभी it can be incident ray, it can be reflected ray, none of my concern, इसमें मेरा कुछ भी कंसर्न नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है, इंसिडेंट रे भी हो सकता है, वो रिफ्लेक्टेड रे भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो, मेरे को उससे कुछ भी मतलब नहीं नहीं है, ठीक है। सर एक बार ये एंगल वाला फिर से बता दीजिए। एंगल वाला फिर से बता, देख लो एंगल वाला, ये देख लो, इधर देखो, ये एक लाइन है, इक्वल होगा क्या वेवलेट्स के, सर जो आई ऑलवेज वेव फ्रंट्स में जो एंगल बन रहा है इसके बीच, ये ऑलवेज इक्वल होगा। सुनो मैंने क्या बोला, पहले मेरी बात समझो लोग ध्यान से, ये नॉर्मल है, नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर है, सरफेस। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, आई। अब इंसिडेंट रे के नॉर्मल क्या है, वेवफ्रंट। नॉर्मल, ये जो तुम्हारी नॉर्मल है, इसके परपेंडिकुलर क्या है, सरफेस। तो दो लाइन के बीच अगर एंगल आई है, तो इन दोनों लाइन के जो परपेंडिकुलर्स होंगे, उन दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच भी एंगल कितना होगा, आई। वही मैं बोल रहा हूँ, आई बार समझ में सबको। सर ये मैं पूछ रहा हूँ आई इक्वल होगा सर, क्या आंची थी, सर ये मैं पूछ रहा हूँ कि ऑलवेज आई के इक्वल होगा क्या, ये पूछ रहा हूँ सर। ये कितना वाहियात से क्वेश्चन नहीं मेरे भाई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच तो हमेशा एंगल आई रहता है ना। सर ये वाला नहीं सर, जैसे आपने वेव फ्रंट्स और सरफेस के बीच में एंगल बोला परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये सर ऑलवेज आई, ये भी ऑलवेज आई होगा भाई, ऑलवेज होगा, क्योंकि वेवफ्रंट हमेशा ही क्या है, रे के परपेंडिकुलर। ओके सर, वेवफ्रंट हमेशा रे के परपेंडिकुलर है और नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल के बीच भी, दोनों नॉर्मल्स के बीच भी एंगल क्या होगा, 90। अच्छा, जस्ट इन केस उसने पूछा है, वैसे तो ये बहुत ज्यादा एक्सटर्नल लेवल की चीज हो गई है, बट तुम्हें चलो बता ही देता हूं मैं, याद रखना, ये जो अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, ये वाली चीज, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन और एक ये वाली जो ऑब्जर्वेशन थी, कौन सी, ये वाली ऑब्जर्वेशन, ये इट मींस वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेज, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ये किस लिए ट्रू होता है, खाली होमोजीनियस एंड, बता दे रहा हूं मैं, पूछेगा नहीं कभी, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए, कौन से, आइसोट्रोपिक क्या होते हैं दोनों मटेरियल्स, नहीं तो होमोजेनियस मतलब मे बी सेम यूनिट से बने हो, और आइसोट्रोपिक Homogeneous मतलब सेम काइंड के पार्टिकल्स। किसी के आइसोटॉप से मिले सुनो भैया सुनो, देखो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मतलब होता है कि स्पेस में कहीं भी चीजों का सेम होना, स्पेस में कहीं भी चीजों का सेम होना, सेम होना, आइसोट्रोपिक होता है किसी भी डायरेक्शन में भी सेम होना, किसी भी डायरेक्शन में भी क्या होना, सेम होना। जैसे वुड होमोजीनियस है बट आइसोट्रोपिक नहीं है ना, वुड में तुम एक डायरेक्शन में जाओगे, उसके रेशो की डायरेक्शन में जाओगे, तो वहां पे अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, और उनके रेशो के परपेंडिकुलर जाओगे, जो भी उसकी वो रहती है, प्लेट्स वगैरह रहती है ना, उनके फाइबर्स के परपेंडिकुलर जाओगे तो अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है वुड।
सो बट मैंने बस फैक्ट के लिए बता दिया, इसको इंजीनियरिंग लेवल पे तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे कि क्या होमोजीनियस क्या सॉलिड स्टेट में था केमिस्ट्री। हाँ सर वही। सॉलिड स्टेट में था। हाँ 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 सर हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स लेकिन पढ़ते हैं। था। रहता है। चलो अभी इधर आओ जाओ मेन चीज, ठीक है। ये डायग्राम सबको क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। यस सर। प्रूविंग के लिए Yes, इसको sir. थोड़ा अलग बना लेते हैं, बस प्रूविंग तो इससे नहीं हो पाएगी। अच्छा प्रूविंग के लिए हमको इतने वेव फ्रंट नहीं चाहिए ना, हमको बस मेन वेव फ्रंट ही चाहिए। तो अब अपन मेन वेव फ्रंट ही बनाते हैं। तो जैसे मान लो एक वेव फ्रंट को सबसे पहले बना लेते हैं जो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना? ये जो है इसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होगा। तो वेव फ्रंट मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, है ना? ये लग रहा है परपेंडिकुलर? नहीं लग रहा है? मतलब से ये लग रहा बाहर है की तरफ निकला हुआ है। चलो अब लग रहा है। सर 3D डायमेंशन में बता रहे हो ना, ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। 3D? हाँ रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। हाँ 3D डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वेव फ्रंट भले ही परपेंडिकुलर है, बट अरे मैं परपेंडिकुलर ये बोल रहा हूँ भाई, ये इंसिडेंट रे का ये के परपेंडिकुलर। इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर ये बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा ये दिस परपेंडिकुलर, ठीक है? दिस ठीक है ठीक है। ठीक है ये। अच्छा यहाँ पे अपन 2 रे लेते हैं, सो वील टेक 2 रेस। एक रे और ले लेंगे, इसको हटा दो भी। दूसरी रे एक और ले लेंगे, ये वाली रे, ठीक है? ये रे। अब ये रे क्यों ली है? बिकॉज ये एक वेव फ्रंट पे एक रे तो होगी नहीं, एक वेव फ्रंट पे देयर आर अनामिका इनफिनिट रेस, तो ये दूसरी रे है इसी वेव फ्रंट के लिए, ठीक है? चलेगा? यस सर रेड Yes, कलर sir. बना रहे हैं ना? ध्यान से समझना। क्या? रेड कलर से वेव फ्रंट बना रहे हैं ना? रेड कलर से रेस बना रहा हूं मैं, दीज आर रेस। अच्छा ग्रीन से वेव फ्रंट बना रहा हूं मैं, ये इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट। इंसिडेंट। अब देखो ध्यान से, जितने टाइम में ये वाली रे यहां तक आएगी, ध्यान समझना, जितने टाइम में ये वाली रे यहां तक आएगी उतने टाइम में ये वाली रे कहीं मान लो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हाँ रिफ्लेक्ट होके कहीं मान लो यहां तक पहुंची, ठीक है? ध्यान समझना व्हाट आई एम डूइंग। मान लो यहां तक पहुंची, ठीक है? अच्छा ऐसा क्यों किया? व्हाई आई डिड सो, व्हाई आई डिड सो, व्हाई आई डिड सो? बिकॉज अभी क्या हुआ, इसका वाला वेव फ्रंट जो था वो अभी यहां कहीं आया, ठीक है? ऐसा। और इसका वाला वेव फ्रंट कहाँ आ गया है? कुछ ऐसा। कुछ समझ में आया नहीं आया तुम लोग को? नहीं आया सर। नहीं आया? नहीं आया। आ गया। ध्यान से देखो, देखो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी समझ नहीं आया जस्ट ध्यान से तुम लोग इधर देखो। एक मिनट, क्योंकि भी टाइम भी हो गया ना, मेरे को लग रहा है कि तुम लोग का रिटेंशन धीरे धीरे गिर रहा है। नो सर। ये मैं नो सर। रुक जाओ। देखो एक मिनट, देखो व्हाट आई वांट टू शो यू, ध्यान समझना। ये रे आई इंसिडेंट रे, इसके परपेंडिकुलर अपन ने इधर क्या बना लिया है? वेव फ्रंट। क्या बना लिया? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। या ठीक है। अब इसी के साथ एक और रे आई होगी, बिकॉज एक वेव फ्रंट पे कितनी रेज होती हैं? अच्छा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेज। तो इसके साथ मैंने एक और रे बना ली इसी वेव फ्रंट पे। अब अपन क्या कर रहे हैं, जब तक ये वाली रे, इस वाली रे का यहां से यहां तक आया है वेव फ्रंट, ये वाला, तब तक उतने ही टाइम में ये रे यहां से मान लो कहीं दूर चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुंच गई। ये बोलो, यही चीज बोली मैंने, क्लियर है? दूसरी वाली Yes, sir. क्या क्या? यस सर। सर आपने बोला सर था आपने ये दूसरे में क्या बोला? मैं फिर से बनाता हूँ। अच्छा डायग्राम समझ लो, चलो इसकी प्रूविंग कल ही करेंगे, मेरे को तो अभी बच्चे चले भी गए। मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, फिर से समझो। देखो ये एक इंसिडेंट रे आई, लेटेस्ट से ये तुम्हारे पास एक इंसिडेंट रे आई। क्या आई ये? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे अब ये इंसिडेंट जितने एंगल से आई उतने एंगल से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। मान लो रिफ्लेक्टेड रे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? जिसको ये चीज समझ में आ गई है दे कैन लीव, है ना? दे कैन लीव। मैं नहीं प्रूव आज नहीं करूंगा, मैं प्रूव बाद में करूंगा, कल करेंगे अपन, आराम चला लेंगे इसको, ठीक है? अब इसके परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे एक वेव फ्रंट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ?
सर एंड हो गई क्या क्लास? हाँ क्लास एंड हो गई है, ठीक है। बस यही बता रहा हूँ, जिसको ये समझना है वो रुक जाओ, अदरवाइज चले जाओ। तो सर मॉर्निंग में ले लीजिए क्लास। स्कूल होता है मॉर्निंग में तो, या Yes, अर्ली sir, अरे स्कूल मॉर्निंग। होता यही है। टाइम रखेंगे। अभी फिर बहस करने लगे, ऐसी एंड नहीं है, ये समझो जिसको नहीं समझ में आ रहा है। सर इसी ठीक टाइम है, मैं फिर से लेंगे बता रहा हूँ। क्लास। हाँ देखो पहले इधर, हाँ इसी टाइम लूंगा, मत हाँ परेशान। सर देखो इस टाइम ये लीजिए। मान लो कोई एक इंसिडेंट रे बनाई, देखो अच्छा मैं बनाने के लिए तुमको याद दिला रहा हूँ, जब भी एग्जाम में बनाना ना याद रखना, इंसिडेंट रे का एंगल जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रखना, ठीक है। फॉर क्लियर कैलकुलेशन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रखना। अब ये इसके परपेंडिकुलर, इस रे के परपेंडिकुलर इधर पे क्या बनना चाहिए? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट। परपेंडिकुलर मैंने ये वेव फ्रंट बनाया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लग रहा है ना वेव फ्रंट। अब जानबूझ के हाँ। मैंने इसको देखो ज्यादा लिया है कि अब तुम्हें Yes, sir. चीजें क्लियर दिखेंगी। तो जैसे ये एंगल यहाँ से देखोगे, सपोज मान लो कितना है, ऑलमोस्ट यहाँ से 60 डिग्री पे है ना। तो यहाँ से अपन 60 डिग्री पे ऐसे 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 और ये रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे। रे। तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जाएगी, है ना। यस। यस सर। यस। कुछ मेरी रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, ठीक है। पहले ही बना देता हूँ मैं रिफ्लेक्टेड रे, चलो ये बना दिया अपन रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पे इट्स नॉट लाइक दैट ओनली वन रे इज देयर ऑन दिस पर्टिकुलर वेव फ्रंट, देयर कैन बी वन मोर रे। तो अपन एक और रे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक और रे बना रहे हैं। इंसिडेंट रे बना रहे हैं। वी आर मेकिंग वन मोर इंसिडेंट रे। अच्छा ये तो कंफर्म है कि ये रे भी इस वेव फ्रंट की क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और पहली वाली रे की क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट पहली वाली रे की क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। क्यों, पहली वाली रे की क्या हो गई, अच्छा हाँ पैरेलल। पैरेलल पैरेलल होगी ना भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब भले ही ये वाली रे रिफ्लेक्ट हो गई है नीचे वाली, बट ये वाली तो नहीं होगी। ये वाली क्या करेगी, मैं तो आगे तक आगे चली जाएगी। आगे तक चली जाऊंगी। एक्सटेंड करेगी। आगे तक जब चली जाऊंगी तो इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रहेगा या अलग हो जाएगा, ये बताओ चलो। सेम रहेगा। सेम रहेगा। रहेगा। सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, एग्जैक्टली एग्री विद यू। तो जो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वही रिफ्लेक्शन किसका भी होगा, इस वाले इसका भी। रिफ्लेक्टिंग रे का। इसका भी होगा। जो इसका वेव फ्रंट होगा वैसे ही सिमिलर क्या होगा, इसका भी। वेव फ्रंट वेव होगा। बोलो क्लियर है, यही चीज तुमको बोल रहा था। यस आई बात समझ में, यस सर। यस This is यस सर। what I was telling you। मैं यही चीज तुम्हें बताने का कोशिश कर रहा था। तो सर इसमें नया क्या था समझने के लिए? समझने के लिए नया नहीं है, जिसको नहीं समझ में आ रहा था मैं उनको बता रहा, ठीक है। यही चीज मैं तेरे से बताने की तुमको ट्राई कर रहा हूँ, और कुछ नहीं ट्राई कर रहा था। नो सर हमारे लिए नया था ये। हाँ ठीक है, बट मैंने तुम्हें बोला ना, तुम्हारी आज ही लर्निंग, इसको स्लो रहने दो, इस क्लास को कोई दिक्कत नहीं है। बट ये याद रखना कि वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रे। आज के लिए यही लर्निंग लेके जाओ कि वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रे। कल इसको प्रॉपर्ली अपन पूरा प्रूफ कर लेंगे, सर थैंक यू सर। ठीक है। सर। अभी चले, ओके सर। हाँ सर आपने हाइगन में क्या बताया था, पेड़ बना के? पेड़ बना के मैंने ऐसा बोला था कि अगर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होता, अगर लाइट सच में सीधी सीधी ट्रेवल कर रही होती, बिल्कुल कहीं भी बेंड नहीं कर रही होती, तो अगर जैसे तू पेड़ के पीछे खड़ी रहती है रात में, मान ले मून लाइट में, तो पेड़ के पीछे खड़ी है, तो जब तू पेड़ के पीछे खड़ी है तो पेड़ के पीछे बिल्कुल इतना अंधेरा रहना चाहिए कि कुछ भी ना दिखे, समझ रही हो, मतलब बिल्कुल जेट ब्लैक, डार्क ब्लैक। यस। जैसे मान ले पीछे चांद है और बीच में पेड़ है, तो उधर लाइट आ नहीं पा रही है, तो बिल्कुल एंटायरली डार्क होना चाहिए, बट वो एंटायरली डार्क नहीं होता है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्लेयर इज देयर, कुछ ना कुछ उजाला तो रहता ही है। तो इसका कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा जो बहुत शार्प एजेस है, लाइट वेव वहां से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है। डिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट Bend हो नहीं, बेंड हो रही है। हाँ रिफ्रैक्ट, सॉरी। दैट बेंडिंग इज डिफ्रैक्शन। वो तो डिफ्रैक्शन होता है सर। हाँ वही तो बोला, डिफ्रैक्शन ही तो बोला भाई। सर ये बच्चे चैट में रिफ्रैक्शन लिख रहे हैं। भाई रिफ्रैक्शन मत लिखो यार, डिफ्रैक्शन बोल रहा हूँ। शार्प एजेस किससे जो बेंड होना है वो डिफ्रैक्शन है। और जो स्मूथ मीडियम के सर थ्रू आपके बेंडिंग लिए हो रही है वो optics की रिफ्रैक्शन। मैंने surface जब of वो light है। टेलीस्कोप बता रहा था तो मैंने अम्बरा पिनम्बरा बताया था ना, हाँ वो भी तो इसी वजह से Yes, होता है। sir. तुम खुद ही समझ लो, अगर डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता, अगर लाइट वेव बेंड नहीं हो रही होती, तो जब हम किसी भी चीज का शैडो देखते हैं तो शैडो तो हमें बिल्कुल मस्त कैसा दिखना चाहिए था, क्लियर शैडो Sharp. दिखना चाहिए, Black. नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल शार्प,
चिकना चिकना, बट दिखता है क्या? नहीं नो सर। इट मीन्स कि लाइट वेव थोड़ी सी तो बेंड हो रही है,